स्टूडेंट्स, त्रिनेत्र कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल वाली जो क्लास हुई थी वो अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात कर ली थी कि भाई परमाणु के अंदर कुछ मूलभूत प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कण होते हैं, जैसे है आपका न्यूट्रॉन है, आपका प्रोटॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इन कणों के अलावा भी परमाणु के अंदर कुछ अन्य कण भी उपस्थित होते हैं, जो है आपका पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, न्यूट्रिनो है और एंटीप्रोटॉन है। ये कण भी परमाणु के अंदर उपस्थित रहते हैं, लेकिन जो मूल कण होते हैं वो हैं आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चर्चा कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, परमाणु क्रमांक की हम बात करते हैं कि भाई परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे परमाणु भार क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित परमाणु प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि भाई नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, या कह लीजिए कि भाई नाभिक में, क्योंकि जो परमाणु होता है, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहते हैं, एक तो होता है आपका न्यूट्रॉन, ये हो गया भाई आपका नाभिक। नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहते हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे परमाणु क्रमांक की, कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, नाभिक में ये उपस्थित है प्रोटॉन अपना। प्रोटॉन जो है वो किस में उपस्थित है? नाभिक में। नाभिक में दो कण उपस्थित रहते हैं, एक तो होता है आपका न्यूट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन। हम बात कर रहे हैं किसकी? परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की। तो परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? या तो कह सकते हैं किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, या अगर तत्व हमको नहीं बोलना है तो आप कह दीजिए कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी? आपका परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु भार, मतलब एटॉमिक वेट। परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम द्रव्यमान संख्या भी है। तो परमाणु भार किसे कहेंगे? किसी तत्व के एक परमाणु में नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या, उसका क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक है, आपके पास में परमाणु है, ये परमाणु नाभिक ले लिया, नाभिक के चारों ओर क्या होगी? रिक्त कक्षाएं होगी, इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है? आपका नाभिक कहलाता है। ठीक है, नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित रहते हैं, पहला कण है आपका न्यूट्रॉन, दूसरा कण है आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, मतलब ना आवेश रहित होता है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, मतलब इस पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? धनावेश होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे द्रव्यमान संख्या की या एटॉमिक वेट की। तो नाभिक में उपस्थित परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? एटॉमिक वेट किसे कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आपकी क्या कहलाएगी? परमाणु भार कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक में क्या था? केवल किसकी संख्या ले रहे थे हम? प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या ले रहे थे? प्रोटॉन की संख्या ले लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लीजिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक कहलाएगा। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब परमाणु जब सामान्य अवस्था में रहता है या प्रारंभिक सिचुएशन में जब रहता है, तो परमाणु कैसे बिहेव करता है? उदासीन की तरह बिहेव करता है, मतलब उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता,
ना तो उस पे पॉजिटिव होता है ना ही उस पे नेगेटिव होता है। क्यों नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों संख्याएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कहने का मतलब जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जितना धनावेश, जितना क्या होगा? धनावेश होगा, उतना ही क्या होगा? आपका ऋणावेश होगा। मतलब दोनों का जो वेट होगा, भार होगा, वो कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तराजू लेते हैं अपन, उस तराजू के दोनों हिस्सों पे, दोनों पलड़ों पे क्या करते हैं? एक तरफ 1 किलो का बांट रख देते हैं, दूसरी तरफ भी 1 किलो का बांट रख देते हैं। तो तराजू आपकी कौन सी अवस्था में रहेगी? बिल्कुल सैचुरेटेड स्थित अवस्था में रहेगी, एक जैसी रहेगी। ना तो उसका पलड़ा भारी होगा, ना ही दोनों पलड़े क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, समान अवस्था में रहेंगे। इसलिए परमाणु जब सामान्य अवस्था में होता है, उदासीन रहता है, तो किसकी तरह बिहेव करता है? उदासीन की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट तांबे का जो परमाणु क्रमांक है वो है कितना है? 29। कितना है? 29। ठीक है। परमाणु भार कितना दे रखा है? 64। परमाणु भार का मतलब क्या हो गया आपका? P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार का मतलब क्या हो गया? 64। मतलब प्रोटॉन की संख्या भी है इसमें प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी है, वो आपका परमाणु क्रमांक हो गया, सॉरी परमाणु भार हो गया। परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? 29। मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी दे रखी है आपके पास में? 29। ठीक है। तो अब यहां से किसकी संख्या निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या। हमें किसकी संख्या निकालनी है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। तो यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? परमाणु भार में से हम प्रोटॉन की संख्या क्या कर देंगे? घटा देंगे। और परमाणु भार में से जैसे ही प्रोटॉन की संख्या क्या करेंगे? घटाएंगे, हमारे पास में किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है। परमाणु भार कितना दे रखा है? 64। 64 हमने लिख दिया परमाणु भार। माइनस करना है, किसकी संख्या को माइनस करना है? प्रोटॉन की संख्या। मतलब आपका परमाणु क्रमांक कितना है? 29। 64 में से 29 क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। तो हमारे पास में कितना रिमेनिंग रह गया? कितना शेष बच गया? 35। 35 जो हमारे पास में बचते हैं, ये किसकी संख्या आ गई हमारे पास में? न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉन्स की संख्या आ चुकी है। ठीक है। तो परमाणु भार ऐसे निकालना हो, न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी हो, तो आपके पास में क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु भार होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप आसानी से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सारी चीजें हैं हम जो पढ़ रहे हैं, इन्हीं से हमें क्या मिलेगी? विद्युत धारा की डेफिनेशन मिलेगी। इसलिए हम ये सारी की सारी चीजें क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तब हमें पता चलेगा, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें केवल मैंने आपको विद्युत बताया था, विद्युत के बारे में समझाया था। ठीक है। हमने विद्युत धारा की बात नहीं करी थी, केवल विद्युत की बात करी थी। इसीलिए विद्युत धारा को समझने के लिए हमें ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं बात करूंगा केवल आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में, किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उपस्थित होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ठीक है। जैसे ये है आपका नाभिक, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को नाम भी हमने दिया था, के, एल, एम और एन। इन कक्षाओं को हमने क्या नाम दिया था? के, एल, एम और एन। ठीक है। इन कक्षाओं में जो हम नियम इस्तेमाल कर रहे थे वो 2n² इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर n बराबर क्या है? कक्षाओं की संख्या है। क्या है? कक्षाओं की संख्या। ठीक है। n बराबर आप 1 ले सकते हैं, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 ये अपन ले सकते हैं। प्रथम 4 कक्षाओं के लिए है ये
अब मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था। ये है आपका परमाणु। परमाणु के अंतिम कक्षा में, ये जैसे मान लीजिए ये इसकी कौन सी कक्षा है, अंतिम कक्षा है, तो इस अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, दूसरे परमाणुओं के साथ में सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, या संयोजी बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, ठीक है, ये तो था। एक बार और इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं या विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, अब हम मैं बात कर रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन की। मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए केवल इतना सा है कि परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित एक या दो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये नाभिक, ये रिक्त कक्षाएं होंगी। सपोज दैट ये इसकी अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने उपस्थित हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपके कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे चालक का नाम सुना होगा, कंडक्टर किसे कहते हैं, कि जिसमें विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, तो चालकों के अंदर जो विद्युत धारा बहती है या उसका जो फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, अब क्या किया गया कि भाई जैसे ये आपके पास में एक परमाणु है, परमाणु की अंतिम कक्षा है, ये है आपके पास में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या है, उपस्थित है। ये दूसरा परमाणु है, दूसरे परमाणु को अष्टक अपना पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। इसके पास में कुछ एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये परमाणु आया, इसके नाभिक ने, नाभिक के आकर्षण बल के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं में, दूसरे परमाणु की कक्षाओं में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहेंगे, परमाणु की अंतिम कक्षा में, परमाणु की अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो कि भाई इसको दूसरे एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें, तो सिंपल सा एक एग्जांपल दें कि जैसे मैं हूं या हमारा कोई फ्रेंड है, उनके घर वाले अगर उपस्थित नहीं है घर पे, तो उसका कोई दूसरा फ्रेंड आया, दूसरे फ्रेंड ने उसको क्या दिया, लालच दिया कि चलो आज तो क्या देखते हैं, मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, तो उस दूसरे फ्रेंड ने फर्स्ट फ्रेंड को, अपने मित्र को क्या दिया, लालच दे दिया। वो लालच के कारण क्या हो गया, मूवी देखने चला गया। मूवी देखने चला गया उसके साथ में, किस वजह से चला गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, और दूसरे फ्रेंड ने आके क्या कर दिया, उसको लालच दिया, मतलब उस पर एक आकर्षण बल लगा दिया, जिसकी वजह से वो उसकी ओर क्या हो गया, प्रलोभित हो गया और मूवी देखने के लिए चला गया। ठीक उसी तरीके से परमाणु की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान था, दूसरा परमाणु आया, दूसरे परमाणु ने क्या किया, नाभिक, तो दूसरे परमाणु का जो नाभिक था उसने आकर्षण बल लगाया, और इस आकर्षण बल के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो अंतिम कक्षा को छोड़कर, अपनी अंतिम कक्षा को छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षा में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है या प्रवाहित होती है, वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज की बात और करेंगे हम, आयन, और एक चीज वो है आयनीकरण। एक तो क्या है अपने पास में, आयन है, और एक क्या है, आयनीकरण। आयन किसे कहेंगे, देखो, आवेश युक्त परमाणु,
आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। आवेश युक्त परमाणु, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। देखो आयन दो प्रकार के होते हैं। आपके जो आयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनायन, पॉजिटिव। दूसरा जो होता है वो होता है आपका ऋणायन। क्या होता है? ऋणायन, नेगेटिव। ठीक है, ये दो तरीके के क्या होते हैं? आयन होते हैं। ठीक है, अब ये आयनों का निर्माण कैसे होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव कब बनेंगे, या परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? तो देखो धनायन का मतलब होता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है, तो उसके पास में जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, तो उसके पास में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। समझे इसको? अगर सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक परमाणु है अपने पास में, इसकी परमाणु की संख्या मान लीजिए इसके पास में 16 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। ये दूसरा परमाणु है, इस परमाणु के पास में 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका काम 15 इलेक्ट्रॉन्स में चल जाता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता है। मतलब इसको तो चाहिए 16, इसके पास में है 16, इसको 15 में काम हो जाएगा, लेकिन इसके पास में है कितने? 15, और इसको कितने चाहिए? 16। तो ये क्या करता है? ये एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग देता है। त्याग देता है तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी? 15 रहेगी। ठीक है, तो इसके पास में जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? धनायन। कौन सा आएगा? धनायन। ठीक है, इसने क्या किया? इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 प्लस 1 16, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास में जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? ऋणायन। कौन सा चार्ज आएगा? ऋणायन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आयन किसे कहेंगे? आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को क्या कहेंगे? अपन आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। परमाणु पर धनायन कब आएगा और ऋणायन कब आएगा? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है, तो उसके पास में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनायन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, ऋणायन कब आएगा? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, तो उसके पास में जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? ऋणायन। जब ऋणायन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। जैसे NaCl है, NaCl है, Na जो होता है वो पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है वो आपका कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? Cl को दे दिया, इसके लिए इसके ऊपर जो चार्ज आया वो पॉजिटिव आया। और Cl ने क्या किया? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए इसके पास में कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, सोडियम का जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। क्या हो जाएगी? कमी। और क्लोरीन का जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता। ठीक है, तब जाके पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं कि भाई किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, तो पॉजिटिव आ गया। और किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, तो उसके पास में कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जो लास्ट है अपना वो है आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब होता है कि परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा, परमाणु आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा आयनों का निर्माण करने की प्रक्रिया, आयनों का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? आयनीकरण कहेंगे या आयोनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी? वैसे ही जैसे आयनों का निर्माण हुआ। भाई आयनों का जब तक निर्माण नहीं होगा तो आयनीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, क्योंकि जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा,
तब तक आयनीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये जो टॉपिक पढ़े आयन और आयनीकरण, आयन मतलब क्या हो गए, आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। आयन में दो प्रकार के आयन का निर्माण होगा, पहला जो होगा वो होगा आपका पॉजिटिव, दूसरा होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कब आएगा किसी परमाणु पर, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, त्याग करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी क्यों होगी, मेरे पास में 16 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, या सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास में 500 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास में 400 रुपए हैं। ठीक है, मेरा काम 400 रुपए में चल जाएगा, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है उसका काम 500 रुपए में ही चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास में कितने थे, 500 रुपीज, और मेरे फ्रेंड के पास में कितने हैं, 400 रुपीज। तो मैं क्या करता हूँ, 100 रुपए मैं मेरे मित्र को दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं 100 रुपए मेरे मित्र को मैंने दे दिए, तो मेरे पास में कितना रिमेनिंग रह गया, 400 रुपीज। लेकिन मेरे फ्रेंड के पास में कितना पहुंच गया, 500, मतलब 100 ऐड करते हैं, 400 उसके पास में पहले थे, 100 हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, या मैंने दे दिए, तो उसके पास में कितने पैसे हो गए, 500 रुपए। तो मैंने 100 रुपए जब दिए तो मेरे पास में क्या होगी, पैसों की कमी, 100 रुपए की कमी होगी, और उसके पास में क्या होगी, 100 रुपए की अधिकता होगी। ठीक उसी तरीके से जब भी कोई परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो उसके पास में चार्ज तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उसके पास में चार्ज तो नेगेटिव आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ये आज का टॉपिक था जो यहीं पे खत्म होता है।